डियर स्टूडेंट्स, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 10th क्लास के जो बुक है सोशल साइंस, उसका जियोग्राफी का एक चैप्टर को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या है इस चैप्टर का नाम? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स यानी कि क्वेश्चंस है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स यानी कि क्वेश्चंस है। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, विशेषकर सीबीएसई के जो टर्म 2 एग्जाम उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आरबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, अदर्स बोर्ड्स जहां पर एनसीईआरटी की बुक जिस स्टेट में लागू हो उन सभी स्टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस नोट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पर्सन है इस चैप्टर का, खनिज क्या है। देखो ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, चाहे आपका सीबीएसई का टर्म 2 एग्जाम हो, एचबीएसई का बोर्ड हो या फिर आरबीएसई का बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम जरूर आएगा, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। अब इसका जो उत्तर वो देखते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। यानी भूवैज्ञानिक वह होते हैं जो खनिजों की विभिन्न पहलुओं की जानकारी का अध्ययन करते हैं, वे होते हैं भूवैज्ञानिक। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। समरूप होता है एक ही प्रकार का, ठीक है, यानी कि समरूप तत्व है और एक निश्चित आंतरिक संरचना है। क्या है? एक निश्चित आंतरिक संरचना है इसकी, खनिज की, ठीक है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, यानी जो खनिज होता है वह प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा तथा नरम चूना तक सम्मिलित है। यानी इनमें कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक सम्मिलित है खनिज में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और यह पर्सन एग्जाम में देखने के लिए 100% मिल सकता है। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। सेकंड पर्सन है खनिजों की उपलब्धता। यह पर्सन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसका उत्तर है अज्ञात तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। यानी कि जो अज्ञात तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में, क्या? छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव के परत के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि, ये सब इनके उदाहरण हैं। उसके बाद अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में पाए जाते हैं। यानी कि अनेक खनिज जो अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, जिप्सम, पोटास और नमक आदि, ये इनके कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद खनिजों के निर्माण की अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। यानी खनिजों के निर्माण की जो अन्य विधि है वो एक धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जैसे कि इनका निर्माण, जैसे कि बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार का होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेते में जलोढ़ जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। यह निक्षेप यानी कि प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं खनिज। इन खनिजों में जैसे सोना, चांदी, टिन वे प्लेटिनम प्रमुख है, ये इनके उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। यानी कि जो महासागरीय जल होते हैं उनमें भी विशाल मात्रा में बहुत बड़ी संख्या में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण आर्थिक सार्थकता से कम है। यानी कि इनमें से अधिकांश व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण आर्थिक सफलता से कम है। सार्थकता होता है यानी कि सफलता से वो कम है, जैसे कि नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन, ये इनके कुछ उदाहरण हैं।
प्रश्न 3, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लौह और अलोह खनिज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई की जो टर्म 2 एग्जाम है उसमें देखने को मिल सकता है, और अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि एचबीएससी का बोर्ड हो, आरबीएससी का बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्तर वो देखते हैं, लौह खनिज। सबसे पहले हम लौह खनिज को पढ़ेंगे। ठीक है, वे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, किसका? लोहे का अंश पाया जाता है, उन्हें लौह खनिज कहते हैं। यानी जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें कहते हैं लौह खनिज। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, ठीक है, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट, ये सब लौह खनिज के उदाहरण है, इनमें लोहे का अंश पाया जाता है। सेकंड है अलोह खनिज, वे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है उसे कहते हैं अलोह खनिज, और जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं। अब अलोह खनिज उदाहरण वो देंगे, जैसे कि तांबा, सीसा, बॉक्साइट और जस्ता, ये सब अलोह खनिज के उदाहरण, इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न को आपको याद रखना। मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी सी यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटे है उसको भी प्रेस कर दो। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। प्रश्न चौथा है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका हम उत्तर देखते हैं। धात्विक खनिज, सबसे पहले हम धात्विक खनिज को देखेंगे। धात्विक खनिज मुख्यतः अज्ञाने और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। किन सेलों में पाए जाते हैं? अज्ञाने और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं धात्विक खनिज, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट तथा टिन आदि, यह सब धात्विक खनिज के उदाहरण हैं, और यह अज्ञान और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं धात्विक खनिज। सेकंड पॉइंट वो है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज मुख्यतः अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। कौन सेलों में पाए जाते हैं? अवसादी सेलों में पाए जाते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, पोटास, अभ्रक तथा जिप्सम, ये सब अधात्विक खनिज हैं, और ये अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 5वां है खनिजों का संरक्षण। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले अनवीकरणीय संसाधन है। कौन से अनवीकरणीय संसाधन है? खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले। ठीक है, इनको एक बार प्रयोग कर लिए जाने के बाद लंबे समय तक इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। यानी इनको एक बार प्रयोग कर लिए जाने के बाद इन्हें लंबे समय तक इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। जिन खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लग गए हैं, यानी कि जिन खनिजों के निर्माण के लिए लाखों वर्ष लगे, हम शीघ्रता यानी कि जल्द से और लापरवाही के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए निम्नलिखित बातों से खनिजों का संरक्षण अनिवार्य है। जो पहला पॉइंट है खनिजों का संरक्षण का, वो ये है कि खनिज संसाधनों के भंडार सीमित है, यानी कि इनके जो भंडार वो सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, और ये अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनको एक बार प्रयोग कर लिए जाने के बाद लंबे समय तक इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट है खनिज हमारे उद्योगों और कृषि का आधार है। यानी जो खनिज है वो हमारे जो उद्योग हैं, जो कृषि है, उनका एक आधार है, उनका एक बेस है खनिज। इनकी अनुपस्थिति में देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा, यानी कि इनकी गैर मौजूदगी में जो देश का जो आर्थिक विकास, जो आर्थिक डेवलपमेंट है, वो रुक जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारे देश में खनिजों के भंडारों की कमी है। यानी जो हमारा देश भारत है, इसमें खनिजों की भंडारों की कमी है। फोर्थ पॉइंट ये खनिज अयस्कों के लगातार खनन से इनकी उपलब्धता की गहराई बढ़ती जाती है, जिसमें उत्खनन की लागत भी बढ़ जाती है। यानी कि खनिज जो अयस्क होते हैं उनको लगातार खनन करने से, उसे लगातार उन्हें खोदने से इनकी जो उपलब्धता है उनकी गहराई बढ़ती जाती है, और जिसमें उत्खनन की लागत भी बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है ज्यों ज्यों गहराई में उत्खनन करते जाते हैं तो खनिजों की गुणवत्ता कमी होती जाती है। यानी कि ज्यों ज्यों हम गहराई जो उत्खनन करते हैं, उसको खोदते हैं, जो खनिज होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो गुणवत्ता होती है, उनमें कमी होती जाती है। 6 पॉइंट है खनिजों संसाधन की कमी के कारण
मानवता के विकास की गति रुक जाएगी। यानी अगर खनिज संसाधन की कमी होने लगी, अगर किसी कारण से वह खनिज खत्म हो गई या फिर उससे कमी हो गई, तो जो मानवता का जो विकास है, यानी कि जो मानवता का विकास, जो मानव का जो डेवलपमेंट है, उनकी गति रुक जाएगी। इसीलिए खनिजों का संरक्षण करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संसाधन के प्रकार। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है ऊर्जा संसाधन निम्नलिखित प्रकार के हैं। यानी जो ऊर्जा संसाधन होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हमने इंपॉर्टेंट ऊर्जा संसाधन को रखा है। उनमें से कुछ टॉपिक इस प्रकार, जैसे कि कोयला। सबसे पहले हम कोयले को देखेंगे। कोयला यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि जो कोयला होता है वो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देश की लगभग 67% की ऊर्जा पूर्ति कोयले से ही होती है। यानी देश में 67% की ऊर्जा सिर्फ कोयले से ही होती है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है ये। इसे काला सोना भी कहा जाता है, यानी कि इसे काला सोना भी कहा जाता है कोयले को। उसके बाद कोयले के प्रकार। कोयले निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी कि जो कोयला होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट कोयला। यानी एंथ्रासाइट कोयला सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है। जो एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। यह कोयला काला और कठोर होता है। यानी जो एंथ्रासाइट कोयला होता है ये काला होता है और कठोर होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 92 से लेकर 98% तक की होती है। यानी इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 92 से लेकर 98% तक की होती है। ठीक है, इसीलिए ये कोयला सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला एंथ्रासाइट कोयले के बाद उच्च कोटि का कोयला है। यानी कि जो बिटुमिनस कोयला है, जो एंथ्रासाइट जो कोयला उसके बाद का सबसे उच्च कोटि का कोयला है। लेकिन 1 नंबर में कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट कोयला। उसके बाद है बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70 से 80% तक की होती है। यानी इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70 से लेकर 80% तक की होती है बिटुमिनस कोयला में। उसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला। कैसा लिग्नाइट कोयला आता है उसके बाद। यह कोयला भूरा रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? भूरा रंग का होता है ये कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 45 से 70% तक की होती है। यानी इसमें कार्बन की मात्रा 45 से लेकर 70% तक के बीच में होती है। उसके बाद आता पीट कोयला। पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। यानी जो पीट कोयला होता है सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। लेकिन जो सबसे 1 नंबर पर जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, लेकिन जो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 27% से भी कम होती है। यानी इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 27% से भी कम होती है पीट कोयला में, इसीलिए ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी शायद एग्जाम देखने को मिल सकता है। इसका उत्तर है ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन इस प्रकार है। यानी ऊर्जा के जो परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो के है ऊर्जा के परंपरागत साधन को देखते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के वे साधन होते हैं जिनका हम परंपरागतों से साधनों के रूप में पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। यानी कि ऊर्जा के वह साधन जिनका हम परंपरागत साधनों के रूप में पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं वो होते परंपरागत संसाधन। जैसे कि हम आगे देखते हैं, जैसे कि कोयला। कोयला एक परंपरागत साधन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यह शक्ति का एक प्राचीन तथा प्रमुख साधन है। यानी कि यह शक्ति का एक प्राचीन और एक प्रमुख साधन है। इनका प्रयोग उद्योगों, यातायात तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कोयले का प्रयोग उद्योगों में किया जाता है, यातायात में किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे औद्योगिक क्रांति का आधार कहा जाता है। यानी कोयले को औद्योगिक क्रांति का आधार भी कहा जाता है। रेलों, जलयानों के आदि के चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि रेल, जलयान आदि को चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है कोयले का। उसके बाद आता है खनिज तेल। खनिज तेल यह शक्ति का अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। यानी जो खनिज तेल होता है यह शक्ति का अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, इसका उपयोग यातायात, सड़क, रेल, वायु परिवहन
तथा उद्योग धंधों को चलाने के लिए किया जाता है। यानी जो खनिज तेल होता है इसका उपयोग यातायात, सड़क, रेल, वायु परिवहन तथा उद्योग धंधों को चलाने के लिए किया जाता है खनिज तेल का उपयोग। इसीलिए खनिज तेल एक शक्ति का अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर आता है वो होता है जल विद्युत। यह नदियों के जल से प्राप्त की जाती है। किससे की जाती है? नदियों के जल से, ठीक है। इसका उपयोग यातायात, उद्योग और घरेलू खपत आदि में होता है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर वो है परमाणु शक्ति। परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अणु पदार्थों को नियंत्रित परिस्थितियों में विखंडित किया जाता है और परमाणु विद्युत प्राप्त की जाती है। यानी परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए अणु पदार्थों को नियंत्रित परिस्थितियों में विखंडित किया जाता है और परमाणु विद्युत प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग उद्योग तथा अन्य कार्यों में किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक जो आपने देखा ये सब परंपरागत संसाधन थे। उसके बाद गैर परंपरागत संसाधन देखेंगे। देखते हैं जैसे कि गैर परंपरागत संसाधन, ये वे ऊर्जा के साधन हैं जिनका प्रयोग हमने हाल ही के वर्षों में शुरू किया है। यानी ऊर्जा के वह साधन जिनका प्रयोग हमने हाल ही के वर्षों में किया है, जैसे कि पवन ऊर्जा, यह ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन है। पवन की प्रवाहित शक्ति से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी जो पवन की जो प्रवाहित शक्ति है उससे प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग खेतों में सिंचाई करने के लिए, ठीक है, बिजली पैदा करने और पानी खींचने के लिए किया जाता है। यानी इस ऊर्जा का प्रयोग खेतों में सिंचाई करने के लिए किया जाता है, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है और पानी खींचने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा राज्यों में किया जाता है। यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो गुजरात राज्य में होता, महाराष्ट्र राज्य में होता, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में किया जाता है पवन ऊर्जा का उपयोग, ठीक है। दूसरे नंबर पर सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा को भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। नहीं, सौर ऊर्जा के बारे में नोट लिखो या फिर टिप्पणी लिखो, इस तरह के आ सकती है, तो इसीलिए इसको हम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा अनेक दर्पणों की सहायता से सूर्य की किरणों को एक ही बिंदु पर संकेंद्रित करके प्राप्त की जाती है। यानी सौर ऊर्जा अनेक दर्पणों की सहायता से सूर्य को किरणों को एक ही बिंदु पर संकेंद्रित करके प्राप्त की जाती है। आजकल इसका प्रयोग घरों में पानी गर्म करने, खाना पकाने, घरों को गर्म करने, उद्योगों में गर्म हवा देने, बिजली उत्पादन करने, कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष केंद्रों की शक्ति के लिए किया जाता है। यानी इनका प्रयोग आजकल घरों में पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, खाना पकाने के लिए किया जाता है, घरों को गर्म करने के लिए किया जाता है, उद्योगों में गर्म हवा देने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष केंद्रों की शक्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए सौर ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऊर्जा है। थर्ड नंबर पर आती है ज्वारीय ऊर्जा। यानी ज्वारीय ऊर्जा ऊर्जा का एक सस्ता और अनंत साधन है। यानी कि जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो एक ऊर्जा का एक सस्ता और एक अनंत साधन है। भारत में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ियों में ज्वारीय ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। यानी कि भारत में जो खंबात की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ियों में ज्वारीय ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है ज्वारीय ऊर्जा। फोर्थ नंबर है वनों से प्राप्त ऊर्जा। सन 1987 में भारत में वृक्षारोपण के वृक्षों और झाड़ियों आदि का गैसीकरण करके 1.5 मेगावाट बिजली पैदा की गई। यानी सन 1987 में भारत में वृक्षारोपण के वृक्षों और झाड़ियों आदि का गैसीकरण करके 1.5 मेगावाट बिजली पैदा की गई। अगर यहाँ तक थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।